हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपनी करंट अफेयर की क्लास में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस वीक में, ऐसी कौन कौन सी न्यूज़ रही जो अपने लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना पहला सवाल है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक, या शब्द देखो, संरक्षक निम्न में से कौन होता है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है वो राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्थापित एक परिषद है। इस परिषद का क्या स्ट्रक्चर होता है, अपना जो मैं ये सवाल तो अपना बनाया है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसका संरक्षक निम्न में कौन होता है। इसके अलावा अपना जो RS मेंस का जो थर्ड पेपर है उसमें एक यूनिट आप देखने को मिलेगी, आपने देखा होगा, जो स्पोर्ट्स एंड योगा करके हैं, उसमें दे रखा है क्लियर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। वहाँ आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है। राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन सी ऐसी खेल अकादमी है जो इसके द्वारा संचालित की जा रही है, प्लस इसके द्वारा कौन से अवार्ड है जो खिलाड़ियों को दिए जा रहे हैं, ऐसे कौन से कार्य किए जा रहे हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा। इसके अलावा इसकी संरचना क्या है वो सब आपको वहाँ देखना है। यहाँ अभी हाल ही में ये चर्चा में रही थी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, तो इस वजह से मैंने ये सवाल बनाया कि इसका संरक्षक निम्न में से कौन होता है। राज्यपाल, ये होता है राज्यपाल नहीं, राज्यपाल राज्य का संबंधित राज्य है उसका, यानी अपने राजस्थान प्रदेश का, क्योंकि ये तो राजस्थान की है, तो राजस्थान प्रदेश का राज्यपाल गवर्नर होता है, या मुख्यमंत्री, या खेल मंत्री, या में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अपना राज्यपाल। जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसका संरक्षक कौन होता है, राज्यपाल होता है। उप संरक्षक कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा एक होता है अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा 12 सदस्य कोषाध्यक्ष भी होता है, या 12 सदस्य राज्य सरकार है, या उससे अधिक सदस्य राज्य सरकार मनोनीत भी कर सकती है। तो ये संरक्षक पूछा था, संरक्षक कौन हो गया, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक संबंधित अपना जो राजस्थान राज्य है उसके राज्यपाल होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री परिषद के कौन होंगे, उप संरक्षक हैं। परिषद के अध्यक्ष, एक मुख्य कार्यकारी CEO होगा, वो परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा परिषद में उपाध्यक्ष भी, कोषाध्यक्ष भी, और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 12 से अधिक सदस्य हैं वो होते हैं। वर्तमान में परिषद में 3 नए पद हैं वो सृजित किए गए हैं। इस वजह से ये चर्चा में रही है। मैंने आपको बताया ना, राज्य सरकार के द्वारा कुछ पदेन सदस्य प्लस 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। अभी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कुछ 3 पद और हैं, वो नए पद हैं वो सृजित करने की घोषणा की है। इस वजह से ये चर्चा में आपके प्री में इसमें से सवाल आ सकते हैं। 6 अधिकारी इसके पदेन सदस्य होते हैं परिषद के। अब मैंने बताया ना, इसका संरक्षक राज्यपाल, उप संरक्षक मुख्यमंत्री, और इसके अलावा एक CEO होता है जो इसका अध्यक्ष होता है। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, श्री VG कानेटकर। याद रखना, आपके सवाल आ सकता है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, तो वो होगा श्री VG कानेटकर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्रीमती कृष्णा पूनिया इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये याद रखना कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है, उस संस्था का नाम है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। कौन से अधिनियम के तहत स्थापित की गई है वो हम मेंस वाले में देखेंगे। यहाँ आपकी ऐसा सवाल कभी नहीं आता। RS प्री में सवाल आता है या तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, या इसका संरक्षक कौन है, या इसका उप संरक्षक कौन होता है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और इस वजह से चर्चा में रही है क्योंकि इसके 3 नए पद राज्य सरकार ने अभी हाल ही में सृजित किए हैं, इस वजह से ये चर्चा में रही है। अगला सवाल है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। अब ये नई योजना है। इसमें सवाल मैंने ये बनाया कि नोडल विभाग निम्न में से इस योजना का कौन सा विभाग है वो नोडल है। तो राजस्थान ग्रामीण परिवार, जो राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं परिवार, उनकी आजीविका के लिए ऋण देना है ना। तो इस योजना का नाम ही देखो, नाम से पता चला है, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। इसका नोडल विभाग निम्न में से कौन सा है, तो वो देखते हैं हम, उद्योग विभाग,
सहकारिता, ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग या कृषि विभाग? तो इसका राइट आंसर है सहकारिता विभाग। जो राजस्थान सरकार का जो सहकारिता विभाग है उसके द्वारा अभी शुरू किया गया है ये नई योजना, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। अब ग्रामीण क्षेत्र में कोई परिवार रह रहा है, या तो वो कृषि क्षेत्र में लगा होगा या किसी और कार्य में अगर कार्यरत है। अब कृषि क्षेत्र से अलग यानी कृषि कार्यों में लगा हुआ कोई परिवार है तो उनको ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए ये योजना आई है। अब कृषि क्षेत्र में कार्य उसके लिए तो राज्य में सहकारिता विभाग है या अन्य जो विभाग है वो केंद्रीय बैंक है या सहकारिता बैंक है, इनके थ्रू सोसाइटीज़ के थ्रू बहुत ऋण के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही है। अब कृषि कार्य में लगे हुए परिवार है उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, तो उन्हें बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना बनाई है। इसका नोडल विभाग सहकारिता विभाग होगा। इस विभाग के माध्यम से जो ऐसे परिवार हैं इनके लिए शर्त भी रखी गई है, कंडीशन भी है। एक तो राजस्थान का परिवार होना चाहिए। अब राजस्थान का सहकारिता विभाग है तो उस परिवार को कम से कम विगत ये सोच लो पिछले 5 सालों में वो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें रह रहा हो, इसके लिए ये शर्त होना अनिवार्य है। तो ये सहकारिता विभाग की योजना है। अब इस योजना के तहत और क्या क्या है वो हम देखते हैं। हाल ही में सहकारिता विभाग ने ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। इसका देखो लक्ष्य क्या है, 2022-23 यानी जो फिलहाल अपना करंट वित्तीय वर्ष चल रहा है उसमें 1 लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो फिलहाल है 22-23 का जो अपना इस योजना के तहत जो वित्तीय वर्ष है 22-23 उसके तहत ये बताया कि लगभग 1 लाख परिवार हैं उनको जो कृषि कार्यों में कार्यरत हैं उन परिवारों को हम ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाएंगे। और ऋण की अगर सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम जो सीमा है वो होगी अपनी 25,000 रुपये और अधिकतम होगी वो 2 लाख रुपए तक का ऋण इन परिवारों को दिया जाएगा। पर शर्त ये भी है, ये देखो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार, देखो इसकी शर्त क्लियर दे रखी है कि राज्य के ग्रामीण परिवार को देंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार हैं वो ही इस योजना के तहत पात्र परिवार होंगे। राज्य सरकार इसके लिए 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। और ऋण की न्यूनतम सीमाएं मैंने आपको बता दिया, न्यूनतम जो मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर ली तो न्यूनतम सीमा है वो कम से न्यूनतम है अपनी 25,000 रुपये और अधिकतम है अपनी 2 लाख रुपये। तो ये राज्य सरकार की नई योजना है, सहकारिता विभाग की योजना है। जो सहकारी बैंक है उनके माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जो विगत 5 वर्षों में रह रहे ग्रामीण परिवार हैं उनको न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण सहकारिता विभाग के माध्यम से दिया जाएगा ताकि कृषि कार्यों में लगे हुए परिवार हैं उनका भी रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। तो आप इस योजना को याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। अगला सवाल है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत निम्न में कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जाता है, जाएगा नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत पुरानी योजना है। तो इसके तहत 50,000 रुपये तक का इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, नाम याद रखा करो, उसके तहत ऋण सीमा भी याद रखा करो। 50,000 रुपये तक, 25,000, 1 लाख या 1.5 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर है जो राज्य सरकार है वो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है जिसके तहत विभिन्न वित्तीय संस्थान हैं उनके माध्यम से ताकि जो ग्रामीण जो स्वरोजगार अपना देखो स्वरोजगार और जो रोजमर्रा की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए विभिन्न जो वित्तीय संस्थान हैं उनके माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाए। तो ये कोरोना काल में शुरू हुई थी योजना, राज्य सरकार की योजना है। स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आजीविका के कुछ ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की योजना है जिसके तहत 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाती है। अगर ये सेम बात हम करें केंद्र सरकार की तो स्ट्रीट वेंडर है या इनके लिए केंद्र सरकार ने ये शुरू की थी स्वनिधि योजना जिसके तहत उनको 10,000 रुपये तक का ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है। याद रखना इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है, इसके तहत कितना ऋण वितरित किया जाता है, 50,000 रुपये तक का ऋण वितरित किया जाता है। अगला है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना है, उनकी शुरुआत निम्न में से कब की गई थी? अभी हाल ही में बजट में क्या किया? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना है, इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे, तो चर्चा में रही। तो ये शुरू कब हुई थी? 2018, 2019, 2020 या 2021? तो इसका राइट आंसर है 2019 में शुरू की गई थी। अब संबल योजना है, तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, इसके तहत क्या है, जो दुग्ध उत्पादक थे लगभग उनको ये बोला कि आपको 2 रुपये प्रति लीटर हम देते थे पहले अनुदान, अब राज्य सरकार ने इसकी राशि बढ़ा दी है। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2019 में, याद रखना। राज्य बजट था अभी 22-23 में, योजना में दिए जा रहे जो अनुदान है उसको 2 रुपये प्रति लीटर था, उसको बढ़ाकर फिलहाल कितना कर दिया? 5 रुपये प्रति लीटर, याद रखना है। इस योजना के दायरे में लगभग 8 लाख से अधिक जो दुग्ध उत्पादक है वो आते हैं। तो इसका नाम क्या था? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, जिसके तहत अनुदान की राशि कितनी बढ़ा दी? पहले 2 रुपये मिलता था दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर पर, अब इसकी राशि बढ़ा दी है 5 रुपये प्रति लीटर, और लगभग 8 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक हैं जो इस योजना के दायरे में आते हैं। अगला सवाल है, इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के तहत सबसे ज़्यादा निवेश निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? ये सवाल मैं आपको पहले भी बना चुकी हूँ, पिछली क्लास में हुआ था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7-8 अक्टूबर को हुई थी। कहाँ हुई थी ये मैंने सवाल बनाया? जयपुर में हुई थी। उसमें बहुत सारे MOU साइन हुए हैं ताकि राज्य में, ये इन्वेस्ट समिट हुआ क्यों था? राज्य में निवेश है उस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आए, है ना, उसका माहौल बनाने के लिए। तो इसमें MOU साइन हुए, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? आज का सवाल अपना ये है कि जो इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुई थी उसके तहत सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ मिला? चिकित्सा में, सौर ऊर्जा में, माइंस मिनरल्स में, टूरिज्म में, मिला सब में है, सब में MOU साइन हुए। पर सबसे ज़्यादा अगर देखें तो सौर ऊर्जा, जो अपनी सोलर एनर्जी है, राजस्थान में सोलर एनर्जी होगी, पवन विंड एनर्जी होगी, इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट आया है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो सौर ऊर्जा में आया है। मेंस में भी लिखने के आपके काम आएगा, तो आप याद रखना ये जो इन्वेस्ट समिट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट हुए हैं अपने, ठीक है। अगला है 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क निम्न में कहाँ स्थापित किया जाएगा? अभी हाल ही में हुआ है, जो कोल इंडिया लिमिटेड है अपनी भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की राजस्थान विद्युत उत्पादक निगम लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत ये बोला कि हम 2000 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनाएंगे। अब वो पार्क, सोलर पार्क बनेगा, वो कहाँ बनाया जाएगा, ये सवाल आपके आएगा। तो बड़ला जोधपुर, नोख जैसलमेर, पुगल बीकानेर या प्रतापगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पुगल बीकानेर में। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा बीकानेर जिले की पुगल तहसील में 2000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ तो मैंने बता दिया आपको पुगल बीकानेर, बड़ला जोधपुर, नोक जैसलमेर, तो वहाँ जरूर नहीं है, वहाँ आपको याद रखना है पुगल, याद रखना है। बीकानेर की तहसील है जो पुगल, वहाँ पर ये 2000 मेगावाट का सोलर पार्क है, वे स्थापित किया जाएगा। कई बार क्या है एग्जाम में हमको जिले नहीं देते, जो पर्टिकुलर जो जगह होती है, जो स्थान होता है, जैसे बढ़ला जो है ना, तो बढ़ला दे देंगे आपको, पुगल बीकानेर नोक, तो आगे बोलने की आदत हो गई, पर ये सिंपल जहाँ पर जो जिस जगह ये पार्क स्थापित हो रहा है वहाँ का नाम देते हैं, तो आप वो जगह याद रखना। अगला सवाल है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 का प्रारूप निम्न में किस समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया है? ये तैयार हुआ ड्राफ्ट तैयार किया था, इस ड्राफ्ट के आधार पे अभी विधेयक आया है, जो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये था 2011 का। अब इसमें कुछ और ऐड करे या संशोधन करे, तो इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया था। वो ड्राफ्ट किस समिति या किस व्यक्ति हैं उसकी अध्यक्षता में वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था? सवाल ये है, तो देखते हैं किसकी, रामलुभाया, A.K. मिश्रा, M. श्रीनिवास या श्रुति सरदेसाई? तो इसका राइट आंसर है, याद रखना, रामलुभाया है, इनकी अध्यक्षता में जो लोक सेवा के प्रदान की गारंटी जवाबदेही अधिनियम है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और अभी ये 2022 नाम से विधेयक है, ये रखा है अभी, ठीक है, याद रखना इसको। अगला सवाल है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का निम्न में कौन सा स्थान रहा? 99वां, 121वां, 64वां या 81वां? तो इसका राइट आंसर ये नहीं, ये 121 टोटल कुल देश थे अपने, कौन क्या थे, कुल देश थे 121, इसमें भारत का स्थान रहा था 107वां।
याद रखना। क्लियर। 107वां ये गलती से प्रिंट हुआ है। 121 कुल अपने देश थे, 107वां स्थान था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो पूरे विश्व में कितनी गरीबी है उसको मापने के लिए ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है हर साल। इसके तहत 4 मानक होते हैं, उस 4 मानकों के थ्रू है ना हम ये देखते हैं कि कौन सी देश है जिसमें ज़्यादा हंगर है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GHI, वो वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने, उन पर नज़र रखने का एक जरिया है। GHI का स्कोर खास करके 4 संकेतक मैंने आपको बताया उनके आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कुपोषण, शिशुओं में भयंकर कुपोषण, बच्चों के विकास में रुकावट या बाल मृत्यु दर है, इनके आधार पर ये तैयार किया जाता है। GHI का कुल स्कोर कितना होता है? 100 पॉइंट होता है, जिसके आधार पर किसी देश की भूख है उसकी स्थिति मापी जाती है। अभी भारत की बात की तो 100 में से भारत को मिले 29 पॉइंट, यानी गंभीर स्थिति है अभी, है ना, जिसके आधार पर किसी देश की भूख की गंभीरता की स्थिति है वो दिखती है। अगर किसी देश का स्कोर 0 है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, वहाँ भूख की स्थिति बिल्कुल कम है। अगर किसी का स्कोर 100 या उसके करीब है तो इसका मतलब बेहद खराब स्थिति है उसकी। भारत का स्कोर मैंने आपको बता दिया 29.1 है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। 121 देशों की रैंकिंग को लेकर जारी इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? 107वें पायदान पर, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान रहा 99 पे। इस सूची में दक्षिण एशिया का सबसे बेहतर स्थिति में देश कौन सा है? श्रीलंका। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को इस इंडेक्स में कितना? 64वां स्थान मिला है। पड़ोसी देश नेपाल को 81वां और बांग्लादेश को 84वां। ये इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी सवाल आता है, मे भी आपका डायरेक्ट सवाल आ जाए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो आप बता देना 107वीं है। पर कई बार अपना सवाल आता है वो पड़ोसी देशों के संदर्भ में आता है कि उस देश से भारत बेहतर स्थिति में है या भारत के पड़ोसी देशों में से भारत की स्थिति है वो अच्छी है या ख़राब है, या ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके संदर्भ में सवाल आता है। कोई भी आप रिपोर्ट या ऐसा इंडेक्स देखोगे तो पीछे के सवाल आए हुए देखना, तो या तो ब्रिक्स कंट्रीज से अपनी कंपैरिजन होती है या फिर अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में अपना सवाल पूछा गया है। तो इस वजह से भारत की रैंक याद कर लो, आसपास के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे एक नज़र में आप थोड़ा आइडिया ले लो कि इनसे हमसे अच्छी स्थिति में ये यहाँ किसी इंडेक्स में बुरी स्थिति में है, तो उससे आपको सवाल हल करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है IMF। IMF बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये शॉर्ट में लिख रखा है। IMF की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर निम्न में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। IMF हर साल रिपोर्ट जारी करता है, उसमें ये बताता है कि किसी भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रहेगी उसकी, है ना, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो कितना है? 7.4%, 6.8, 5% या 4.7। तो इसका राइट आंसर है 6.8% रहने का अनुमान है। इस पैटर्न के सवाल आपके आते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक्स के सवाल आते हैं यहाँ राजस्थान प्लस आपकी वर्ल्ड की या फिर आपकी इंडियन आपकी इकोनॉमिक्स, अब वर्ल्ड के बहुत कम टॉपिक हैं, प्लस आपकी राजस्थान अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ज़्यादातर सवाल अगर आ रहे हैं स्प्री की हम बात करें तो वहाँ अगर आपके 20 सवाल आ रहे हैं तो 15 सवाल आएंगे आपके राजस्थान के। और राजस्थान में भी अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स सर्वे आती है वो पढ़ना है ना। अब वो आप देखो कि आपका एग्ज़ाम या तो आपके एग्ज़ाम अभी इस जो अगर जनवरी इसमें मार्च से पहले हो गए तो पीछे वाला इकोनॉमिक सर्वे देखना है, या फरवरी मार्च के बाद हुआ तो जो लेटेस्ट आएगा वो वाला सर्वे हम पढ़ेंगे। तो इसमें इस पैटर्न के सवाल अगर इंडियन में देखें तो इस पैटर्न के सवाल अगर आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में तो देखें या तो IMF की कोई रिपोर्ट आई है उसमें क्या बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं ना वही आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ज़्यादातर सवाल इकोनॉमिक्स में कहाँ कवर हो जाते हैं आपके राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे से हो जाते हैं। यहाँ देखो IMF की रिपोर्ट आई है जिसमें 2022 में बताया भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो वो 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला सवाल है सकल घरेलू उत्पाद है उसके आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सी है। यह सवाल पहले भी कर लिया, आज फिर से करते हैं। भारत जो वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो कौन सी है, तो भारत है क्या, या ब्रिटेन या जापान या चीन, तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने अभी हाल ही में जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई उसमें ये बताया गया कि ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है, वो बन गया भारत। याद रखना इसको।
अगला सवाल क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और एनआरआई मंत्री थे, उनकी 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था, वो निम्न में से कहाँ हुआ था? जयपुर में विद्युत मंत्रियों का, और जो एनआरआई मंत्री थे उनका जयपुर, उदयपुर, इंदौर या अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। इस पैटर्न के सवाल आपको ध्यान में रखने चाहिए। आप पीआईबी की साइट खोलोगे, वहाँ आपको क्लियर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि जो विद्युत राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत एनआरआई मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, उदयपुर में हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी ना कि उदयपुर में ये सारे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जो विद्युत एनआरआई मंत्री है वो मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो कहाँ पर मीटिंग हुई? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हुई है उदयपुर में। प्रदेश में राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पीछे सवाल आ भी गया। 2 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 25 या फिर 30 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर क्या है? 2020 में राज्य सरकार ने, राज्य विधानमंडल है, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि प्रतिवर्ष हम 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाएंगे, है ना। राजस्व दिवस का मतलब हम राजस्व से संबंधित जो भी कानून हैं, इस 15 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था राज्य सरकार अपने राजस्थान में। काश्तकारी अधिनियम क्या है? 15 अक्टूबर 1955 को, ये देखो 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम, काश्तकार नहीं काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। इसके तहत ये था कि पहले जमींदारी, जागीरदारी, ये सब अलग अलग रूल लगे बने हुए थे, मध्यस्थ थे। तो राज्य सरकार ने क्या किया? जितने भी मध्यस्थ थे सबको खत्म करके, ताकि किसान है उनके हितों की सुरक्षा की जा सके, इसके लिए एक अधिनियम बनाया, उसका नाम था काश्तकारी अधिनियम। वो अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 अक्टूबर 1955 को। तो उसी की याद में, ताकि राजस्व से संबंधित, काश्तकारी किसानों से संबंधित जो भी उनमें लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, उनके अधिकारों के बारे में किसानों को बताया जा सके, इसके लिए हर साल हम क्या करते हैं? राजस्व दिवस मनाते हैं। कब? 15 अक्टूबर को। ये याद रखना है, क्योंकि वो आया था, एक बार याद होगा आपको, संविधान दिवस कब मनाया, कब से मनाना शुरू किया गया, या संविधान दिवस कब मनाया गया। तो इस पैटर्न के सवाल आते हैं, ये भी कभी आएगा कि राजस्व दिवस 15 अक्टूबर। अगला सवाल है, बैंगनी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? बागवानी फसलों के उत्पादन से, सुगंधित फसलों का उत्पादन, सब्जियों का या फूलों का। तो इसका राइट आंसर होगा कि सुगंधित फसलों का उत्पादन करने के लिए ये बैंगनी क्रांति ये शुरू की गई है। अभी बोला था ये इस वजह से, क्योंकि अगर किसी का स्टेटमेंट आ जाए, है ना, किसी चीज़ को लेके, और वही एग्जामिनर एग्जाम उसमें पेपर सेट कर रहा हो, तो वो बना देगा सिंपल कि बैंगनी क्रांति का संबंध निम्न में से क्या है। तो हमको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट कि आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना चाहिए। ये पेपर पढ़ने का तरीका होता है, ताकि उस कंटेंट को आप नोट कर सको जो आपके एग्जाम में आने लायक है ना। तो ये आया था बैंगनी क्रांति, ये चली थी, काफ़ी पुरानी है, परंतु इसका ये था कि जो भी अरोमा क्रोम्स है, अब सुगंधित फसल है, उनका उत्पादन कर सके। तो भारत सरकार का एक अरोमा मिशन है, उसके तहत इसको शुरू किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके साथ मिलके? वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद है जो CSIR है, उसका एक मिशन चल रहा है, अरोमा मिशन। इसके माध्यम से वर्ष 2016 में, पुरानी क्रांति तो पर ये आ सकती है, तो बैंगनी क्रांति, जिसको हम क्या बोलते हैं दूसरे में, लेवेंडर क्रांति, रिवोल्यूशन भी बोलते हैं, वो शुरू की गई थी। तो याद रखना 2016 में शुरू हुई थी, और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो अरोमा मिशन है, उसी के तहत इसको शुरू किया गया था। अभी हाल ही में ये बोला था कि एक नए स्टार्टअप के रूप में काम कर सकती हैं, इसमें और ज़्यादा काम कर सकते हैं हम, इस वजह से ये चर्चा में आई थी। क्लियर? अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, किसका, यूएन का एक दिवस मनाता है, विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को? नहीं, ये तो गांधी जयंती होती है। 15 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, ये इस वजह से चर्चा में रहता है 15 अक्टूबर ज़्यादा, क्योंकि इस दिन हम एक तो मनाते हैं, एक तो मैंने आपको नहीं, एक तो प्रदेश में क्या मनाते हैं, प्रदेश यानी राजस्थान राज्य में राजस्व दिवस, राजस्व दिवस। एक 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं उपभोक्ता दिवस, ताकि उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाई जा सके, उपभोक्ता दिवस। अब ये 15 अक्टूबर की बात हो रही है जो विश्व छात्र दिवस, ये मनाता है यूएन हमेशा से,
2010 से मनाना शुरू किया था। पर विश्व छात्र दिवस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हम नहीं मनाते, 15 अक्टूबर को जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं 15 अक्टूबर। उसी की याद में विश्व छात्र दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? UN यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष का 15 अक्टूबर को, यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्मदिन है उस दिन मनाया जाता है। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस को चिन्हित करते हुए 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया है। यह डॉक्टर APJ के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 2002 से, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैसे तो यहाँ अपना ये इस वजह से ज़रूरी है पढ़ना क्योंकि 2002 से 7 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब इनका क्या क्या काम था डॉक्टर कलाम का, तो वो देखिए 2 से 7 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा उन्होंने बहुत 48 लगभग विदेशों का 48 विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने उनको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। 92 से 99 तक ये प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा इनकी बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, वो हम बाद में मेंस का जब पेपर पढ़ेंगे सेकंड पेपर में हमें भारत के मुख्य वैज्ञानिक थे उनका योगदान है ना, विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास में वैज्ञानिकों का योगदान, तो उस संदर्भ में हम देखें तो हम डॉक्टर कलाम को देखते हैं वहाँ। तो इसके अलावा उनका काम था कि वो राष्ट्रपति रहे, पीपल प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने इतने थे कि 48 विश्वविद्यालयों ने उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि दी। भारत के में प्रधान 92 से लेकर 99 तक 1999 तक प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम किया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित थे। आपको हर एक चीज़ पॉइंट वाइज याद रहनी चाहिए ताकि अगर आपको RPSC मेंस में भी आपसे पूछ ले, इवन आपको इंटरव्यू में भी पूछ ले, तो आपको प्री से लेके मेंस इंटरव्यू हर चीज़ तक कौन सी क्या चीज़ थी, कौन कौन सी उपलब्धियां थी। इस वजह से देखो UN हर किसी को नहीं करता, UN ने अगर किया है 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में नामित किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इनकी हर एक बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेलों में प्रथम स्थान निम्न में किसे प्राप्त हुआ। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं अपने गुजरात में हो रहे हैं और इसमें 36 खेल है पूरे, है ना। अब ये खेल का समापन हो गया है, तो इसमें प्रथम स्थान, सबसे पहला स्थान यानी सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते? भारतीय सेना ने, महाराष्ट्र ने, हरियाणा ने या तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सर्वाधिक इसमें पदक जीते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया है किसमें? 36वें जो राष्ट्रीय खेल है वो। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में, 9 गुजरात में हुआ था, गुजरात में किया गया। और इसमें भारतीय सेना 61 स्वर्ण पदक सहित कुल 128 पदक जीते। ये याद रखने की जरूरत नहीं कितने कितने, ये याद रखना कि प्रथम स्थान भारतीय सेना ने दिया, महाराष्ट्र इसमें दूसरे पर और हरियाणा इसमें तीसरे स्थान पर रहा और राजस्थान 20वें स्थान पर रहा। अब ये पूछ ले आपसे कि राष्ट्रीय खेल हुए थे अभी हाल ही में, उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो वो रहा था 20वां स्थान। क्लियर। अगला सवाल, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा हुई है? अभी नियुक्त नहीं किया गया, नवंबर में नियुक्ति होगी उनकी, 2 साल के लिए होगी। भारत के 50वें मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति रमन्ना, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल या न्यायमूर्ति उदय ललित। तो इनका राइट आंसर याद रखना दोस्तों, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनको शॉर्ट में कहते हैं DY चंद्रचूड़। ये भारत के जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। और अगर पंकज मित्तल की बात करें तो ये राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट इनके मुख्य न्यायाधीश हैं। अपने राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है फिलहाल? न्यायमूर्ति पंकज मित्तल। अब DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर 22 को 2 साल की अवधि के लिए भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश है उनके रूप में उनकी नियुक्ति होगी। अब इनकी नियुक्ति का प्रोसीजर क्या है, कौन उनको नियुक्त करता है, कितने साल का होता है, ये सब मैं पीछे की क्लास है उसमें बहुत बार बता चुकी हूँ। तो अगर आपको देखना है तो वहाँ से आप ये सब चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं आपके कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के किसे नियुक्त किया गया है, तो आप ये बोलोगे कि न्यायमूर्ति, पूरा बोला है आपको, न्यायमूर्ति DY
चंद्रचूड़। तो आपसे पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें फिलहाल हाल ही में भारत के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बता देना न्यायमूर्ति पंकज मित्तल है, वो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर। अगला सवाल, हाल ही में राजस्थान में बेरोजगारी की दर निम्न में कितनी है? बेरोजगारी की दर पूछी है। 23.2%, 23.8, 11.4 या 9.2। तो इसका राइट आंसर है 23.8%। राजस्थान में हाल ही में हुआ बेरोजगारी की डाटा है, उसमें राजस्थान 23.8% के साथ पूरे देश में बेरोजगारी में देखें तो कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। और दूसरा स्थान है JK का यानी जम्मू कश्मीर का, और तीसरा है अपना हरियाणा का। तो ये याद रखना आप, 23.8% ये डेटा आपको है, ये प्रीलिम्स में काम आएगा, प्लस आपके कभी भी मेंस हो वहाँ भी आपके लिखने का काम आएगा कि राजस्थान बेरोजगारी, क्योंकि गरीबी बेरोजगारी का टॉपिक है, वो आपको प्री में भी, मेंस में भी, प्लस इंटरव्यू में, तीनों जगह आपको थोड़ा डेटा है वो हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। तो याद रखना 23.8% बेरोजगारी की दर के साथ राजस्थान बेरोजगारी में देश में प्रथम स्थान पर है। अगला क्या है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग का बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया है। राजस्थान में बालकों के जो अधिकार हैं या बालकों के जो बाल श्रम है इनसे मुक्ति के लिए, बाल तस्करी को रोकने के लिए एक बाल अधिकार संरक्षक आयोग की स्थापना की गई है। अब इस आयोग के इस तरीके का अगर कोई अभियान कोई भी आयोग चला रहा है तो उसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है, लोगों में उस चीज़ के बारे में बताना है, क्योंकि मेन कमी किस चीज़ की रहती है? कोई भी अगर इस तरीके के बाल श्रम है चाहे बाल विवाह है, इस तरीके के कार्य होते हैं, लोगों में जागरूकता का अभाव। तो आयोग का मेन काम क्या होता है? ताकि लोगों को जाकर बताया जाए। इसीलिए जो बाल अधिकार संरक्षक अधिकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग है उसका खुद का एक बाल आयोग आपके द्वार, यानी जो बालकों का आयोग है बाल अधिकार संरक्षक आयोग, वो आपके द्वार पर है, आपको बताएगा कि बालकों के कौन से अधिकार हैं। बाल श्रम है वो एक अपराध है, उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, कितने साल तक के अगर बालक हैं वो अगर काम करेंगे तो वो बाल श्रम कहलाएगा। बाल तस्करी है वो एक अपराध है, उसके खिलाफ क्या कानूनी प्रावधान किए गए, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। तो ये एक अभियान शुरू किया गया है कि राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग का बाल आयोग आपके द्वार अभियान। इसकी शुरुआत निम्न में से कहाँ से की गई है? उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या जयपुर? तो इसका राइट आंसर है उदयपुर। और उदयपुर में भी कहाँ? कोटड़ा जो तहसील है उससे इसकी शुरुआत की गई है। तो उदयपुर के कोटड़ा से इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से ग्रामीणों को बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध जागृत किया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में महिला एशिया कप हुआ, सबको पता है 2022 को भारत ने किस देश को पराजित करके जीता? आरपीएससी में किस पैटर्न के सवाल आते हैं, उसका पैटर्न हमेशा ये रहता है, पैटर्न समझो, महिला एशिया कप 2022 की विजेता भारत है। सबको पता है, सबने न्यूज़ में देखा, हर तरीके से पता है। पर ये पहली बात तो आपको ये पता नहीं है तो बहुत गलत बात है। ये पता होना चाहिए कि महिला एशिया कप 2022 अभी जो बांग्लादेश में हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी है? भारत है। अब सवाल आरपीएससी के पूछने का पैटर्न क्या है कि भारत ने किस देश को पराजित करके महिला एशिया कप 2022 से उसकी विजेता बनी है, ये सवाल आएगा। तो कौन सी टीम को? बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान या मलेशिया को? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका को। भारत ने अभी बांग्लादेश में हुआ था महिला एशिया कप 2022, उसमें विजेता टीम कौन है? भारत है। किस टीम को पराजित करके भारत विजेता बना? तो याद रखना श्रीलंका को पराजित करके भारत विजेता बना है। अगला सवाल, हाल ही में देश का एकमात्र शहर है जिसे वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है 2022। कौन से ऐसा देश अपना देश का एकमात्र शहर है जिसको वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया है? ये दक्षिण कोरिया के जेजू में ये हुई थी, अभी समारोह हुआ था उसमें दिया गया है। तो कौन सा शहर? हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर या कोलकाता? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हैदराबाद को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसको प्राप्त हुआ है? हैदराबाद को।
दुनिया के ग्रीन सिटी का अवार्ड देश के एकमात्र शहर हैदराबाद को मिला है। इसके अलावा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी इंक्लूसिव ग्रोथ की श्रेणी के लिए भी हैदराबाद को सम्मानित किया गया है। 14 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया के जेजो में ये जो ग्रीन सिटी अवार्ड समारोह था इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल, दिव्यांगजनों के लिए सहायता शिविर। इस तरीके के कैंप लगाती रहती है सरकार, तो दिव्यांगजनों के लिए लगाया सहायता शिविर निम्न में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, यूपी में या महाराष्ट्र में? तो ये होगा अपना राजस्थान। दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार का जो सामाजिक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उसने एक दिव्यांगजनों की जो भी उनके लिए एक शिविर या कैंप आयोजित किया ताकि उनको उनकी सहायता के लिए जो उपकरण हैं वो उनको उपलब्ध करवाया जा सके। तो दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया था, हाल ही में हुआ था। उस शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? ये राजस्थान में किया गया था। अगला क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ये निम्न में कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 15, 10 या 25? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य, ताकि लोगों को मानसिक स्वास्थ्य उसके बारे में जागरूक किया जा सके। कोई भी दिवस है इसका मेन मकसद यही होता है, मानसिक स्वास्थ्य है आपका सही रहेगा तो आपका पूरा स्वास्थ्य सही रहेगा। तो मानसिक स्वास्थ्य भी अपने स्वास्थ्य का एक भाग है। अगर अपन फिजिकली कितने भी फिट हो पर अगर मेंटली फिट नहीं है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला सवाल है, इकोनॉमी का सवाल है, दोनों के दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती है इकोनॉमी में। इसके संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा इसमें सत्य कथन है। देखो, इस स्टैगफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल नीचे गिर जाती है। अगर धीरे धीरे धीमी हो रही है तो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। इसमें बेरोजगारी का स्तर लगातार उच्च बने रहता है। बेरोजगारी है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसमें मुद्रास्फीति की बात की जाए तो उसके स्तर भी ऊंचा होता है। तो ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति में कौन कौन से इसके ये परिस्थितियाँ आएगी? तो देखते हैं, केवल एक सही, एक या 2, 3, 1 और 3 या केवल एक सही है। तो इसका राइट आंसर है तीनों की तीनों सही है। यानी स्टैगफ्लेशन कब होगा? जब हमारी विकास दर है, हमारी इकोनॉमी की विकास दर वो कम हो जाएगी। इसके अलावा बेरोजगारी है वो निरंतर बढ़ती जाएगी, उच्च होगी। इसके अलावा मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, वो भी उसकी भी हाई स्थिति होगी। तो वो क्या होगा? अपना स्टैगफ्लेशन की स्थिति होगी। यानी विकास दर कम, बेरोजगारी लगातार उच्च बनी रहेगी और मुद्रास्फीति का स्तर है वो भी लगातार उच्च बना रहेगा। अगला सवाल क्या है? भारत के दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें भी बताना है कि भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मैं आपको 2 कथन दे रही हूँ, ठीक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, ये कथन सत्य है या असत्य? आप बताओ। भारत सरकार के इस क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति है। तो 2 स्टेटमेंट दिए, दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? टेलीकॉम सेक्टर है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। सेकंड, कि टेलीकॉम सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा 100% FDI की परमिशन दी गई है। इन दोनों कथनों में कौन सा कथन केवल एक सही है या केवल 2 या 1 या 2 या ना 1 या ना 2? तो आपको पूरा नॉलेज होगा तभी आप बता पाओगे कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारत ने 100% FDI है उसकी परमिशन दी है। अगला है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। हर कोई भी क्लास है उसमें एक रिपोर्ट मैं आपको बताती हूँ। IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, या UNFCCC या वर्ल्ड वाइड फंड, इनकी कोई ना कोई रिपोर्ट है। वो अपने पेपर में मैं नहीं बताती, अपना पेपर में भी एक ना एक रिपोर्ट हमको देखने को मिलती है। तो जो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है ये अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट है, किसके द्वारा जारी की जाती है? UNFCCC, IPCC, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या संयुक्त राष्ट्र संघ? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है लिविंग प्लेनेट। यानी ये प्लेनेट रहने लायक है या नहीं, इसके लिए लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष, है ना। और वैसे WWF बोलते हैं, उसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। क्लियर? चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लासेज बहुत पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपने ट्यूसडे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।